हाँ जी, है कोई क्वेश्चन? टू साइन साइन 2x प्लस साइन x इज इक्वल टू 0 साइन 2x, एक मिनट मैं लिखता हूँ, लिखना प्लस चाह साइन x इज इक्वल टू 0। एक मिनट, आप कह रहे हैं कि साइन 2x प्लस 2x sin 2x plus sin x is equal to 0. साइन 2x plus sin x is ठीक है, equal to 0. टू 0। सर x की वैल्यू निकालनी है और जो आंसर है उसमें एक चीज ये इसको देखना एग्जैक्टली ये 2 sin x cos x हो जाएगा। है 2 टू sin x साइन, cos x अच्छा ये आप बात आप फॉर्मूला लगा रहे हैं, टू साइन एक्स कॉस ऑफ एक्स प्लस प्लस साइन ऑफ एक्स sin x इक्वल टू 0। साइन से साइन एक्स से डिवाइड कर दें, कॉमन ले ले sin x साइन एक्स कॉमन ले लिया जी, this is और प्लस 2 टू cos x plus 1 कॉस ऑफ एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। so sin x is equal to 0 and cos x is equal to minus 1 over 2। एक तो है साइन एक्स इक्वल टू 0 और टू कॉस ऑफ एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। yes sir अब यहाँ से यहाँ से सोल्यूशन sin निकालना है, x साइन sin एक्स x से तो की आ जाएगा एक्स इक्वल टू एन पाई, 0 n pi ऐसे ही है ना, और yes एन sir की जो वैल्यू है ये इंटीजर होगी, जी सर जो ऐसे एन ही की है। रेंज। और जो और अब देखें तो कॉस ऑफ एक्स आपका आएगा -1/2, yes sir कॉस ऑफ एक्स -2, और -2 किस एंगल पे आता है कॉस की वैल्यू? minus एक सेकंड minus 1 over 2 पर -1/2। ये आ रहा है 2 pi by 3 2 pi देखो by मैं 3 ग्राफ बना, एक मिनट ग्राफ बनाऊँ कॉस का, ये थोड़ा इस तरह से होना है कि ये चला गया ऐसे, और ये 0 है, साइन में फिर 0, साइन 0 कहाँ होता है π/2 पे, ठीक है, और फिर ये sin pi by वैल्यू 2 पर साइन -1 कहाँ होता है सर पे, pi by 2 तो 1 होता है नहीं कोस कोस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं कोस का ग्राफ बना रहा हूँ, कोस का 0 पे 1 हो गया, वही क्या कोस का बिल्कुल 0 पे π/2 पे 0 हो गया, -1 आ जाएगा पाई पे, और यहाँ कहीं सेंटर में होगा ना pi पे ये yes -1/2, 0 और -1 के दरमियान होगा ना, 2 pi by 3 तो 2π/3 बनता है, एक्स की वैल्यू बनती है आपके पास 2π/3, ऐसे ही 3 ठीक हो जी गया ना। अब ये तो हमने वो एक पर्टिकुलर एंगल निकाल लिया ना, अब इसमें इसका पीरियड भी तो ऐड करना है, 2 pi by 3 plus 2 n pi +2n π, ठीक है, क्योंकि जो कॉस जी का पीरियड है वो 2π है, 2 तो pi एक तो ये इस एंगल पे भी इसने इस इक्वेशन ने सेट से ही होना है 3π/2 2π/3 पे, और फिर उसके बाद 2π आप ऐड करते जाएंगे, फिर भी इसका सोल्यूशन होना। अब ये एक्स की दो वैल्यूज आ गई हैं, तो अब क्या इशू है इसमें, वो यूनियन अब इन दोनों का जो ये सोल्यूशन सेट होगा उसमें दोनों आएंगे ना, सर इसकी -1/2 किसी और पे भी आ रही है कहीं और पे माइनस, भी यानी कि देखिए ना 1/2 ये यानी कि x cos में इसके अलावा 2 pi by 3 के अलावा कहीं आ रही है -1/2 2π/3 के अलावा और इसमें 2π ऐड कर दिया है ना, और इन्होंने जो आंसर लिखा है वो लिखा है n pi यूनियन 2 pi by 3 plus 2 n pi उन्होंने यूनियन लिखा है, 2 मैं pi बताऊँ by 3 n पाई यूनियन plus 2 n pi जी सर प्लस, यस सॉरी यूनियन हाँ फिर ब्रैकेट 2 ब्रैकेट pi by 3 plus 2 n pi 2π/3 प्लस 2 2n n पाई, pi यूनियन हाँ फिर यूनियन यूनियन, और 2 pi by 3 plus 2 n pi 2π/3 प्लस 2 n pi ये मैं तीसरा मुझे कंफ्यूज ये यानी दो कि बार क्यों लिखा हुआ है दो टू तो पाई बाई हमारे थ्री पास आ रहे हैं यही तो मैं समझना चाह रहा था
ये दो कौन सी बार बुक इसमें में की लिखा हुआ है? मुझे वो तस्वीर शेयर सर करना। फर्स्ट ईयर की हम्म, जो हमारे पास एक्सरसाइज 14 है, क्वेश्चन नंबर मैं 13। एक मिनट मैं मैंने इसको निकाल लेता हूँ। फर्स्ट ईयर की, हाँ, एक्सरसाइज 14। एक्सरसाइज 14 आंसर दिया हुआ इसका। जी सर, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर एल पे, क्वेश्चन नंबर 13। आवाज कुछ आ रही है, ये समझ नहीं आ रहा मुझे। जो अच्छा, जब भी ये कुछ लोग आते हैं शो कर देते हैं। अच्छा, अब आप मुझे दिखा दें। हम्म, एक मिनट देखता हूँ। तो कौन सा क्वेश्चन था एक्सरसाइज का? सर 13। 13 साइन 2 पाई प्लस 2x प्लस 4x इक्वल टू 0। इसका आंसर क्या दिया है? सर एक सेकंड, ये दोबारा देख लीजिए। ये है क्वेश्चन नंबर 13 का यही आंसर है सर, जो मैंने आपको बताया है, यानी कि 3 मरतबा उसने लिखा है। अच्छा, जो आंसर है ना इसमें, चलिए से मैं वीडियो को थोड़ा क्लोज कर लें, जिसकी भी वीडियो ऑन है ना, वीडियो बंद कर दें। तो अदीला, आपकी जो सी ने वीडियो ऑन है, इसको बंद कर दें, ठीक है? चलो मैं एक मिनट, अभी आप जो सा म्यूट हो गए। ठीक है। तो ये हो सकता है कि थोड़ा सा मैं आंसर की तस्वीर जो सी ना, वो मुझे आप व्हाट्सएप कर दें तो मैं देख लेता हूँ, आमिर। हाँ जी, मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, आ रही है। तो मेरे तो फिर आमिर बिजी हो गए, तो वो तस्वीर सेंड कर दे तो हम देख लेते हैं कुछ मेरे पास ये मतलब देखते हैं। सर वो आपने मुझे हाँ म्यूट किया था, मैं आपको यही कह रहा था कि मैं भेज दूँ। जी, मुझे जहाँ तक लगता है इसमें दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, यूनियन में। ये टाइपो हो सकता है इसमें थोड़ा सा ना। तो ये दो ही बनेंगे पहले दो। अच्छा सर। जो तीसरा जो है एग्जैक्टली सेम है, तो यूनियन लेने से वो पहले वाला हो या दूसरे वाला हो, सेम ही आएगा ना। जी सर। ठीक है, तो ये इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन हमने जो प्रोसेस किया वो सारा ठीक है, यही बनेगा। अच्छा, इसके अलावा कोई क्वेश्चन? एक सेकंड सर, मैंने कोई भी डिस्कस करना था। सर एक है ए कॉस ओमेगा टी। एक मिनट में अगर इसको रेस कर दूँ, ए कॉस ओमेगा टी ओमेगा टी, टी हाँ कहाँ पहुँचे हैं? प्लस बी साइन ओमेगा टी प्लस डी साइन प्लस बी साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी इक्वल टू क्या है? तो इस कुछ भी नहीं है इसका पीरियड। इसका पीरियड, अच्छा, बिकॉज साइन और कोस दोनों का पीरियड सेम है, तो इसका जो पीरियड बनेगा ना टी, तो वो बनेगा 2 पाई बाय ओमेगा। ठीक है, 2 पाई बाय ओमेगा सेम होगा। जैसे मैंने कल बात की थी ना कि अगर आपका साइन का पीरियड 2 पाई है ना, तो साइन ए एक्स का पीरियड क्या होगा? ए है, ठीक है, इसका पीरियड होगा 2 पाई बाय ए। अब यहाँ ए की जगह आपका ओमेगा आ रहा है। क्लियर है ये? यस सर, यस सर। ठीक है, ओमेगा टी, ओमेगा टी प्लस 2 पाई करेंगे दोनों में। ओमेगा टी प्लस 2 पाई मतलब क्यों करेंगे? वो पीरियड इसका बनेगा ना, तो ये इतने
ये पीरियड के बाद इतने टाइम के बाद ये जो है ना नहीं, इसकी अगर जो इसको सॉल्व हाँ करना चाहें तो यानी कि ये तो अगर इसको सॉल्व इस तरह करने के a cos ओमेगा t प्लस 2 पाई और प्लस sin ओमेगा t प्लस 2 पाई। सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने से क्या होगा? सॉल्व से मुराद अगर इसको जैसे क्वेश्चंस करते हैं यानी कि सॉल्व आप करके लिखें क्या इसको बनाना है, एक मैं और ये पूछना चाह रहा हूँ। वैसे आपने डायरेक्ट ठीक है बता दिया 2 पाई और ओमेगा इस तरह का करके और अच्छा क्वेश्चन हो अच्छा, जाता है। सॉल्व करके वो भी जो सा ना एक प्रोसेस दिया होगा बुक के अंदर जिसने पीरियड निकालना दिखाया होगा, लेकिन हमें क्या जरूरत है इसको सॉल्व करने की जब हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि नहीं? जी सर। मुझे नहीं तो जरूरत है इसकी। सर एक क्वेश्चन भी आया है क्वेश्चन आया कहाँ से आया? ये एक मैसेज है मैसेज आया मुझे, मैं देखता हूँ। कि सर आपको आया, आप देखिए। एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है फ्रैक्शनल पावर्स, then what will be the period of it, for example this। ओए, ये तो चीजें देखनी पड़ेंगी भाई। सर ये जो मैंने आपको बताया ना, एक सेकंड अगर आप इसको इस तरह हम करें, लिखें सर एक सेकंड के लिए ऊपर क्या लिखूं? a cos a cos ओमेगा t ब्रैकेट ओमेगा t प्लस 2 पाई प्लस 2 पाई, प्लस b sin बाकी भी है, बाकी है। प्लस b sin ब्रैकेट बंद। प्लस प्लस b साइन आप ओमेगा t प्लस 2 पाई ये प्लस भी 2। ब्रैकेट में इस तरह। अब क्या करना अब है इसमें इसको? जो cos के साथ ओमेगा डिवाइड कर देगा या कॉमन ले ले एक तरह का डिवाइड अच्छा कर ठीक दें है, ठीक, मैं समझ दोनों गई। आप कहते हैं कि a cos ओमेगा ऑफ t प्लस 2 पाई बाय 2 ओमेगा। पाई और ओमेगा। सीधे दे देते जी हैं। और इधर आगे भी आगे भी चलो हो गया जी। इस तरीके से यानी कि उसको हल कर सकते हैं जैसे यहाँ से शो हो रहा है हाँ ये ऐसे कर देख सकते हैं, ऐसे एग्जैक्टली आप ऐसे ही करते हैं। जो उनका क्वेश्चन था कि 10 स्क्वायर रूट 10 प्लस स्क्वायर रूट कॉट में। उसमें जो है स्केयर रूट का थोड़ा इशू आ रहा है, मतलब स्केयर रूट आ गया उनका, फिर ये होगा माइंड में कहीं जो पीरियड है उसके ऊपर स्केयर रूट तो नहीं आना। जैसे कि 10 का पीरियड जो है ना पाई वो है पाई। अब इसका मैं आपको सिंपल आंसर दूं, अगर मेरे पास यहाँ मैटलैब हो ना, मैं आपको बड़े आराम से इसको सिखा दूं। 1 मिनट में मैं रिस्पॉन्ड कर लेता हूँ, हो सकता है हम क्लास के लास्ट में इसको ले लें। जी सर। मैं ग्राफ बना कर दिखाऊंगा आपको, ग्राफ से शो जी कर सर। दूंगा कि साइन। अब दूसरी बात, जो स्केयर रूट आ रहा है आपका आपका टेन को, अगर स्केयर रूट ले रहे हैं तो स्केयर रूट में तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू डिफाइन है, नेगेटिव तो आनी नहीं है। तो आप बिल्कुल स्केयर सर। रूट कैसे लेंगे टेन के ऊपर? या आप अपनी जो सी है क्या कहते हैं जो लिमिट्स हैं उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। हम्म, मेरा यही क्वेश्चन किया उनसे, यही मेरा क्वेश्चन है। स्केयर रूट में नेगेटिव वैल्यू तो आती ही नहीं है, क्योंकि जब अब लेट्स सपोज आपने एक्स की वैसी वैल्यू डाली, टेन की वैल्यू नेगेटिव में आ गई, पॉसिबल तो है ना, आ जाती है। तो उसके लिए कैसे डिफाइन करेंगे? उसमें आप मेरे ख्याल से अपनी जो डोमेन है उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, तो वो सिर्फ वही पोर्शन लेंगे जिसमें पॉजिटिव है, या कुछ और तो मैं देखता हूँ हम इसको किस तरह से ग्राफ के जरिए से चेक कर सकते हैं। ठीक है। जी सर। हाँ, और क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन किसी का? सर the set solution of homogeneous equation ax is equal to 0। होमोजेनियस इक्वेशन आ गई है। एक सेकंड लिख। एक जी सर मिनट, एक सेकंड लिखिएगा एक क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। क्या लिखना है मैंने? सर ऑप्शन कुछ एक दो दिए वो भी हम डिस्कस ए कर लेंगे एक्स शायद ये। इक्वल टू 0। यस सर ये था the set solution of homogeneous equation ax is equal to 0 where a is equal to m यानी a जो है m क्रॉस n मैट्रिक्स है।
ए एन क्रॉस तो एन मैट्रिक्स है, एन बाय एन। यानी कि इसका जो सेट सॉल्यूशन है वो नल स्पेस है, कॉलम स्पेस है, या रो स्पेस है, या नन। इस तरह का क्वेश्चन देखा था मैंने। ये स्पेस ये से है रेलेवेंट ना जो मैं कर रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन? नहीं, ये आपने पहले पूछा है कि नल सेट है या कॉलम स्पेस है, रो स्पेस है या फिर और नल स्पेस है, कॉलम स्पेस है, रैंक, या नन ऑफ दीस। ये तीन ऑप्शन, चार रैंक। ऑप्शन। नहीं, मुझे सिर्फ क्वेश्चन सेंड कीजिएगा, मैं थोड़ा डिटेल से पढ़ूंगा, जी फिर सर, ये इसका मैं ये आंसर आ जाएगा, वरना कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसका जो सोल्यूशन मैं सेट आपको बनना है, सेंड। जो मैं आपको बता दूं, जब आप नोट कर लें कि जो इस सिस्टम के सोल्यूशन आएंगे ना, या तो मैंने कहा था एक तो ट्रिवियल सोल्यूशन है, ठीक है। यस ट्रिवियल सोल्यूशन मीन जीरो सोल्यूशन, एक्स जीरो सोल्यूशन तो है ऑलवेज, तो एम्प्टी सेट तो ना हुआ, नल सेट नहीं है इसका आंसर, ठीक हो गया। दूसरी बात, जब इसका सोल्यूशन आएगा तो फिर दूसरे स्टेज पे ये आएंगे जो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है, जो इनफाइनाइट सोल्यूशन है, ठीक है। तो वो जो इनफाइनाइट सोल्यूशन आने हैं ना इसके, वो आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर से आने हैं, यस सर। ठीक है। उस प्रोसेस से आप उसको निकालते हैं, और कोई अगर वेक्टर आइगन वेक्टर से नहीं भी निकालते, जो सोल्यूशन बनेंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन बनेंगे, ये सोल्यूशन है जो आएंगे वो एक सेट जो जनरेट करेंगे, वो सेट स्पेस बनाते हैं, यानी कि स्पेस की प्रॉपर्टीज को सेट से कहते हैं। सोल्यूशन सेट होता है वो एक स्पेस होती है। अब सोल्यूशन जी इसमें एक सर। कॉलम है, ठीक है, ये एक्स है, कॉलम है ना, कॉलम वेक्टर है, ये आपके पास एक कॉलम वेक्टर, जो सोल्यूशन सेट बनेगा आपका, वो कॉलम वेक्टर स्पेस बन सकती है। मैंने आपको सेंड किया, एक सेकंड देख लीजिएगा और आप उसी बात एक और व्हाट्सएप। मेरा क्वेश्चन आपसे है जी कि लेट्स सपोज एक सेट है, मैंने सेट एस का नाम दे दिया, और इसके अंदर जीरो वेक्टर पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? जीरो वेक्टर। क्या ये, और ये जीरो वेक्टर है, ये आर एन में से है, ठीक है। किस में से है? इशारों से मेरा क्वेश्चन है ये, इसको आप अपने आंसर देना कि यहाँ से है, ये आर एन में से है, रियल नंबर्स हैं, जीरो रियल नंबर्स के सेट में से जीरो वेक्टर। क्या ये सेट जो एस है, ये वेक्टर स्पेस बनाएगा ओवर द फील्ड आर? क्वेश्चन ये है, एक सबसे क्वेश्चन है ये, इसका आंसर देना है आपने। जी, कोई तो आंसर दे दे। वेक्टर स्पेस क्या होती है? वेक्टर स्पेस की उसकी तो प्रॉपर्टीज को बता दें। उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं सर, कितनी प्रॉपर्टीज हैं? यानी कि सर वेक्टर एडिशन है। हाँ? नहीं, मैं किसी और सिग्नल से क्वेश्चन करता हूँ, मैं नाम बोलता हूँ, फिर वो मुझे आंसर दे दें। चलो मैं नाम पिक करता हूँ जी। तो हाँ, नवीद अख्तर साहब हैं, हमारे साथ काफ़ी से जुड़े हुए हैं। हाँ जी, नवीद साहब हमें सुन रहे हैं? शायद नहीं सुन रहे। तो हमारे साथ जो से है ना, और कौन है? नाइला नवाज हैं, ये आंसर दे सकती हैं। देखिए, आप सारे जो हैं ना, ऑलमोस्ट सब सब टीचर्स ही हैं, कहीं ना कहीं पढ़ा रहे हैं, सर या वेक्टर स्पेस होगा। वेक्टर स्पेस होगी, ठीक है, ऐसे ही है। जी सर, यानी कि ये जो सेट ये है, ये 9 प्रॉपर्टीज वेक्टर स्पेस। को फुलफिल करेगी। तो ये जो वेक्टर स्पेस है, इस वेक्टर स्पेस का खास नाम होगा, क्या इसको नल वेक्टर स्पेस नल बोलते हैं?
जी सर। क्या इसको नल वेक्टर स्पेस बोलते हैं? हाँ, जी सर। नहीं, ये कंफर्म करना, ये मुझे भी मालूम नहीं है कि इसको नल वेक्टर स्पेस बोलते हैं कि नहीं बोलते। सर कंफर्म। जो क्वेश्चन ये हमने किया उसके ऑप्शन में एक ऑप्शन है कि नल स्पेस बनाएगा। अब आगे उसने ये भी नहीं बोला, अगर मैट्रिक्स बोल देता ना कि मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है, नॉन सिंगुलर है, फिर तो Yes. ऑप्शन ए तो कंफर्म था ना। यस सर। अब जो कॉलम स्पेस है वो कॉलम स्पेस है, तो ये कॉलम स्पेस कह सकते हैं इसको। तीसरा है रैंक। रैंक से क्या मुराद है मुझे ये समझ नहीं आई, सोल्यूशन सेट की बात हो रही है, तो चलो इररिलेवेंट हो गया आंसर। ए और बी में से कोई एक, वो फिर जो है ना, या तो ये स्टेटमेंट पूरी नहीं है, या फिर जो है ना हम बी की तरफ भी जा सकते हैं। अब ए की तरफ तब आएंगे जब हम जीरो, ऐसा सेट जिसके नीचे जीरो पड़ा हो उसको नल सेट, उसको नल सेट तो नहीं बोलते, नल सेट तो एम्प्टी सेट होता है। अब नल वेक्टर स्पेस क्या है? यस सर। अब नल वेक्टर स्पेस, चलो मैं गूगल कर लेता हूँ, इसमें भी इतना मसला नहीं है, मेरे पास में नेट है। गूगल, अच्छा गूगल पे गूगल लिख रहा हूँ, अब नल वेक्टर स्पेस। null vector space. What is a null space of vector? Null space of A is all vectors x for which A is equal to। ठीक है, अब नल वेक्टर स्पेस मैं अब समझ गया इसको। जो इसके सॉल्यूशन है ना, इसके सॉल्यूशन सेट को नल स्पेस बोलते हैं, ठीक है, चलिए। नल वेक्टर स्पेस बोलते हैं। होमोजेनियस इक्वेशन के जो सॉल्यूशन सेट है उसको नल वेक्टर, यहाँ पे लिखा हुआ है द नल स्पेस ऑफ ए, यानी किसी मैट्रिक्स की, is all the vectors x for which f of x equal to, sorry, a of x equal to 0, ठीक है, and it is noted by null of A. This means that to check to see if a vector x is in the null space, we need only to compute a x and c, यानी कि वो x की वैल्यू जिसको आप मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो आपको 0 आ जाए, ठीक है। तो ये इस तरह से अब ठीक हो गया, तो हमने एक डेफिनेशन सीख ली नल वेक्टर स्पेस के बारे में या नल स्पेस के बारे में। यहाँ क्लियर है ना ऑप्शन, कहते हैं आमिर? ये नल वेक्टर स्पेस और कर्नल स्पेस एक ही होती है? हाँ, फिर इस हिसाब से सेम होगी। वो कर्नल कर्नल जो है ना वो यही होता है किसी भी ऑपरेटर का, जीरो पे वो करें। कोई भी ऑपरेटर है आपके पास टी, नहीं, तो उस पर अगर एक्स अप्लाई वो करें है ना 0 आ जो जाए। आइडेंटिटी पे मैप। हाँ जी, यस। कर्नल तो मेरे ख्याल से उसकी जो डेफिनेशन है वो तो आइडेंटिटी का प्री इमेजेस का सेट होता है ना। नहीं, कर्नल ये होता है, कर्नल मैं पे बताता हूँ। जीरो पे वो यानी कि कर्नल मैं लिख देता हूँ, मुझे जहाँ तक मुझे याद है, मैं कुछ मसला नहीं है, चीज़ें जो है बड़ी इधर उधर होना शुरू मैंने हो एक गई हैं। जगह डेफिनेशन पढ़ी थी, इसमें सी के एक सेट है ए टू बी, तो बी की आइडेंटिटी पे आप चेक करते हैं उसके प्री इमेजेस, उसका जो सेट बनेगा वो आपका कर्नल होता है। एक मिनट, आप प्री इमेजेस की तरफ ना जाएं, इमेजेस होती हैं इसमें, प्री इमेजेस नहीं होते। इसमें से आपने आपके जो है ना ये लेट्स को एक ऑपरेटर है, वो वी से यू में है, ठीक है, वी से यू में, यानी वी आपकी डोमेन है और यू आपकी कोडोमेन है, ठीक है। तो कर्नल में पॉइंट्स जी आते हैं वी में से, जी सच दैट के टी ऑफ जी जी बी। एक्स इक्वल टू 0, बस इतना सा इसका मामला है। कर्नल जो सा है वो जो सा है ना, ये क्या होता है, ये सब स्पेस होती है, स्पेस ऑफ वी। सर कंफ्यूजन हो रही है कि कर्नल क्या हमेशा जीरो पर मैप करने वाले एलिमेंट्स ही होंगे? यानी कि वो वैल्यूज जिन पे आपके ऑपरेटर की वैल्यू 0 आ जाएगी, 0 पे मैप आइडेंटिटी पे मैप करेंगे, आपकी यू की आइडेंटिटी पे। सही होगा, ठीक है सर। जरूरी नहीं 0, सिर्फ मतलब उसकी जो एडिटिव आइडेंटिटी है यू की, इस पे मैप होंगे, ठीक होगा ठीक होगा। ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, लेट्स सपोज ए एक ऑपरेटर है, वो ए का और
लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का आपस में एक रिलेशन है मैट्रिक्स का और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। अगर इस पे आप एक्स अप्लाई करते हैं, जीरो फाइंड करते हैं, तो इसमें कर्नल आ जाता है। तो कर्नल मेरे ख्याल से ये वर्ड भी होता है स्पेसिफिकली ऑपरेटर के लिए, तो मैट्रिक्स के लिए उसको नल स्पेस का नाम दे दिया, नल वेक्टर स्पेस। ठीक हो गया जी। कुछ मैसेजेस भी आ जा रहे हैं, ठीक है, हम साथ साथ चैटिंग में पढ़ते जाएंगे। जी सर। अब और भी क्वेश्चन? सर एक छोटी सी एक एक लाइन है, मुझे ये समझ नहीं आ रही, ये सॉल्व कैसे हो रही है, शायद सॉरी फाइनल समझ मैं नहीं आ रही। व्हाट्सएप कर देता हूँ, आप देख लीजिए। करें नहीं व्हाट्सएप, व्हाट्सएप करते हो ग्रुप में किया करें, क्वेश्चन व्हाट्सएप मार्क ना करें नंबर ताकि है सबको वो। मिल जाए। जी सर मैं कर दे। तो मुझे सिर्फ इतना ही फील हो रहा है कि जो आमिर साहब हैं ये काफ़ी जुस्तजू के साथ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और बाकी जो उनसे हैं लोग वो या तो पढ़ रहे हैं या कह रहे हैं कि ठीक है चीज़ें भी आसान है, कोई इशू नहीं है। आमिर साहब का क्वेश्चन भी है, हम क्या पूछना चाह रहे हैं इसमें से? ये तो इजी था, मुझे गड़बड़ लग रही थी, पता नहीं क्यों हो पा रहा था, इसीलिए एक हाँ, छोटी सी लाइन थी। छोटी सी लाइन में क्या है? ये आगे नेक्स्ट लाइन कहाँ से है, जहाँ अच्छा पे नेक्स्ट आई कहाँ से है, ऊपर ये वाले आप को पूछना सॉल्व चाह रहे करना हैं कि इसने जॉनसन ने फैक्टराइज कैसे किया है। अच्छा, अब यार ये है। चीज़ें भी मैंने सिखानी है, चलो देख लेते हैं, कोई ना कोई हेल्प कर देगा। नहीं एक छोटी सी सारा है। ये तो कुछ तरीका ना आपका यार। टू अच्छा साइंस चले मैं स्केयर कोशिश एक्स, कर लूंगा। टू साइंस स्केयर नहीं एक्स, नहीं छोड़े आप। नहीं आप थोड़ा कोशिश करते हैं ना, साइन ऑफ एक्स, चले सो -1 इक्वल टू 0 है। अब इसके फैक्टर बनाने हैं ना हमने, आप कह रहे हैं फैक्टर कैसे बने हैं? नहीं नहीं छोड़े, बस हो गया, अच्छा फैक्टराइजेशन से हुई है। ठीक है ठीक है ठीक है। फैक्टर ही बने हुए नीचे होके बना हुआ है। जी 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 ठीक है सर। तो ये मैं तो सिंपल 2 - 1 वाला है। वही बिल्कुल बिल्कुल वो, सॉरी चलिए सर वो हो मैं गया, हो कंफ्यूज गया हो जी। रहा था, पता नहीं इसने क्या कर रखा है। चलो और कोई क्वेश्चन? नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट मूव करूं हम अपनी बुक की यस तरफ, सर। ठीक है। तो हम चीज़ों को थोड़ा सिंपल कैसे करेंगे? अच्छा तो मैंने जो अच्छा थोड़ा सा ये बुक कौन सी है हमारी सेकेंड ईयर की, कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री मैथमेटिक्स, इसको मैंने आपके सामने शो करवा दिया। अच्छा अब जो है ना थोड़ा सा ये थोड़ा नोट कर लीजिएगा सारे स्टूडेंट्स हैं, मेंबर्स हैं, कि मैं पहले 3 से 4 लेक्चर में बड़ा स्लो स्लो हर लाइन को थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, मैं चलता रहा हूँ। अब थोड़े से जो है ना मैंने बड़े बड़े जंप लेने हैं, ठीक है। और मैं सपोज जो जंप यस लूंगा सर। तो जो स्किप करूंगा मैं सपोज करके चलूंगा कि आपको वो चीज़ें आती हैं, लेकिन अगर आपको उसमें कोई इशू हो तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं नेक्स्ट मीटिंग में या उसी मीटिंग में अगर पॉसिबल हुआ तो। अच्छा अब ये जो है ना कंटेंट्स हैं इस कौन सा है हमारे सेकेंड ईयर की बुक के, इसमें पहला तो है फंक्शंस एंड लिमिट्स। फंक्शन एंड लिमिट्स, फंक्शंस के बारे में तो हम थोड़ा बहुत जानते ही हैं, काफ़ी ज़्यादा जानते हैं। जो मेन चीज़ है वो लिमिट्स की है, कि आपने लिमिट्स किसी डिफरेंट एक्सप्रेशन कैसे फाइंड करनी है। तो इस बुक में बहुत सिंपल से एक्सप्रेशन है जिनकी लिमिट्स फाइंड की हुई है, और फर्दर आप इतने एडवांस मेथड ही पढ़ चुके हैं लिमिट एवेलुएट करने के, जिसमें वो डी एल रूल लगा के आप वो 0/0 इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी या अनडिटर्मिनेट फॉर्म्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे कि हमने जो इस बुक में मेथड दिए हैं सिर्फ वही यूज़ करने हैं, हम जो मेथड हमें आते हैं लिमिट फाइंड करने के हम वो सारे लगाएंगे। फर्दर कुछ एडवांस टॉपिक्स के लिए मैं जो है ना आपके साथ लेके चलूँगा, एक बुक है जो थॉमस की है, ठीक है, ये आपके सामने शो हो रही है। यस सर। हाँ तो इस बुक को भी मैं लेके चलूँगा, इसके भी जो है ना जो लिमिट्स से रेलिवेंट चैप्टर होगा
अब वहाँ से भी जैसे चैप्टर 2 है इसका लिमिट एंड कंटिन्यूटी। अब अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं लिमिट पॉइंट पूछी जाती है आपसे, लेकिन पीपीएससी में ज़्यादातर जो लिमिट क्वेश्चन आते हैं वो उस फंक्शन के आते हैं जिसमें कम से कम 2 वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं, फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल। मोस्टली 2 वेरिएबल्स की लिमिट पूछी जाती है, या अगर 1 वेरिएबल की लिमिट की बात हो भी तो उसमें या तो वो अनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है जिसमें 0/0, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी, या इन्फिनिटी पावर 0, 0/इन्फिनिटी, इस तरह की। तो इस तरह के क्वेश्चन को टारगेट करते हैं, तो हमने भी कोशिश करनी कि इस तरह के क्वेश्चन को टारगेट करें। तो जो सिंपल क्वेश्चन हैं वो मैं उनको स्किप करते जाऊंगा। अगर आपको लगता है कि आपकी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि आपको वो क्वेश्चन आते हैं, तो आप उनको अटैम्प्ट करें, हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। फिर जो चैप्टर 2 है डिफरेंशिएशन का, डेरिवेटिव्स, मेरे ख्याल से इस लेवल पे तो हर कोई जानता है कि डेरिवेटिव किस तरह से लेना है, लेकिन फिर भी हम काफ़ी अरसे से वो डेरिवेटिव से बहुत दूर हैं क्योंकि हम उसको करते नहीं इतना है। आपको जो एक्सप्रेशन में इशू हो कि मुझे थोड़ा इसमें डेरिवेटिव लेना थोड़ा मुश्किल होगा, तो आप उसको करने की कोशिश करें ताकि आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर सकें और यूज टू हो जाएं। देखिए हमारा जो बड़ा इशू है वो यही है कि हम यूज टू नहीं है इन बुक्स के साथ या इन टॉपिक्स के साथ। यूज टू होने के लिए या तो आपको पढ़ाना पड़ता है किसी स्कूल में, कॉलेज में, या किसी अकेडमी में, या आप खुद अपने रूटीन ऐसी बना रखिए कि आप रोज़ पढ़ें। तो हमें अब तैयारी का पहला मकसद ये होता है कि हम थोड़ा सा इस माहौल में घुल मिल जाएं। कौन सा माहौल? वो स्टडी वाला माहौल जिसमें हमने मैथ पढ़नी है और मैथ की चीज़ें करनी है और डिफरेंट टॉपिक्स करने हैं। तो उसके लिए अगर आपको लगता है कि आपको डेरिवेटिव्स में कोई इशू है तो आप उनको डिस्कस करें, आप उसमें मेरे साथ भी, और उनको क्वेश्चन को सॉल्व करें, और ये फील ना करें कि हम इस लेवल पे आके ये क्या डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं, तो हमें ज़रूरत है। फिर इंटीग्रेशन जब मैं आऊँगा तो इंटीग्रेशन में हमारा टारगेट होगा एप्लीकेशन बेस्ड। अगर और दूसरी बात जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव में भी एप्लीकेशन बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे जिसमें मैक्सिमा, मिनिमा, पॉइंट वन फ्रैक्शन किस तरह फाइंड करना है, ठीक है। और इंटीग्रेशन पे जब आएंगे तो इंटीग्रेशन में भी हमारा टारगेट होगा कि हम एरिया से रेलिवेंट एरिया कैलकुलेट करना है या वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो उससे रेलिवेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो यही इसी चीज़ें इसी टॉपिक्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो फिर उसके बाद अभी फिलहाल हम 3 चैप्टर्स की बात कर रहा हूँ, तो मैं अगर मूव करता हूँ चैप्टर फर्स्ट की तरफ, तो उसमें फंक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन, ये तो डेफिनेशन आपको बहुत सी जगह मिल जाएगी। डोमेन रेंज के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है, या आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, तो ये कोई इशू नहीं है। तो मैं इसको सब लेके चल रहा हूँ, लेकिन पढ़ लेना आपने एक बार। फिर यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताया हुआ कि आप ग्राफिकली किस तरह चेक कर सकते हैं कि जो ग्राफ दिया हुआ है या कर्व दी हुई है वो किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है कि नहीं। तो उसके लिए क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया ये है कि उस ग्राफ के लिए अगर आपको कोई एक ऐसी वर्टिकल लाइन मिल जाए जो उस ग्राफ को 2 पॉइंट्स या एक से ज़्यादा पॉइंट्स पे कट कर रही है, 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर रही है, तो वो जो ग्राफ है वो फंक्शन का ग्राफ नहीं होगा। जैसे कि अगर आप पहला, इस जो आपके सामने ये जो ग्राफ शो हो रहा है, इसमें जो पहला एक्सप्रेशन दिया हुआ है, कर्व दी हुई है, ये फंक्शन है। सेकंड वाली फंक्शन है। थर्ड और फोर्थ फंक्शन नहीं है। इसमें देखिए ना, वो एक वर्टिकल लाइन जो सी है वो ग्राफ के 2 पॉइंट पे कट कर रही है। इस तरह यहाँ पे चौथे वाले में 3 पॉइंट पे कट कर रही है। तो ये ग्राफ को देख के भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ग्राफ फंक्शन का ग्राफ है या नहीं। इस तरह से ये तो वर्टिकल टेस्ट था। एक हॉरिजॉन्टल टेस्ट भी होता है। हॉरिजॉन्टल टेस्ट होता है फंक्शन को वन वन और मेरे ख्याल से 1 to 1 चेक करने के लिए ना, ऐसे ही है, मैं ठीक कह रहा हूँ? हाँ या ना का जवाब आप क्विकली देंगे, तो टाइम इसमें हमने वेस्ट नहीं करना। मैसेज कर सकते हैं। तो मैं फिर ठीक ही कह रहा हूँ, अगर आप कोई इशू नहीं है तो वो 1 to 1 चेक करने के लिए आप हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन एक पॉइंट को टच कर रही है उस कर्व के, तो 1 to 1 है, अदरवाइज वो 1 to 1 नहीं होगा।
तो ये चीज़ें हो गई। फिर थोड़ा सा ग्राफ बना कर दिखाए हुए हैं किस तरह से ग्राफ बनाने हैं। पीस वाइज फंक्शन दिया हुआ है, पीस वाइज फंक्शन। अच्छा, अब जो इस चैप्टर में से आ सकता है ना, वो कंटिन्यूटी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, और कंटिन्यूटी से रिलेटेड जो फंक्शन दिया होगा वो पीस वाइज होगा। क्योंकि जब आपने अक्सर ऐसा एक्सप्रेशन आ जाता है जिसमें पीस वाइज फंक्शन दिया हुआ है, आपसे कहा हुआ है कि इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करें कि इस पॉइंट की कंटिन्यूस है या नहीं। तो ये चीज़ें इसमें पॉसिबल हैं, चैप्टर्स में से आपको आ जाए। अच्छा, मैं अब नेक्स्ट मूव करता हूँ। नेक्स्ट जो है हमारे पास टाइप्स ऑफ फंक्शन है। अलजेब्राइक फंक्शन आपको टाइप पता होना चाहिए। पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल के लिए आपको जो उसकी प्रॉपर्टीज में की वर्ड या की पॉइंट्स हैं, पहला तो एक्सप्रेशन आ गया, इस फॉर्म में होनी चाहिए। दूसरा जो सा है, अगर ये पॉलिनोमियल डिग्री n है तो उसका ए एन वाला कोफिशिएंट वो नॉन जीरो होगा डेफिनेटली, तभी तो वो डिग्री एन की बनेगी। फिर लीनियर फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है, और रैशनल फंक्शन, ठीक हो गया। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। डोमेन रेंज यहाँ लिखी हुई है, ये आप दोबारा से उसको देख लेंगे, फर्स्ट टाइम देख चुके हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन है, इसमें आपको ये फंक्शन और इसमें जो बेस के ऊपर कंडीशन है पता होना चाहिए कि जो बेस है आपकी वो ग्रेटर देन जीरो है, और वन भी नहीं होगी। वन होने से क्या होगा अगर बेस वन हो जाए तो? इस पे ये कंडीशन क्यों लगाई है कि बेस नॉट इक्वल टू वन? हाँ जी, वन से क्या होगा अगर हम बेस वन ले लेते हैं तो? कोई बता दे। मुझे इतनी ऐसा फील हो रहा है कि मैं अकेला ही बोलता जा रहा हूँ बस, यहाँ रूम में बैठा हूँ। देखिए भाई, इस तरह तो मैंने बोर हो जाना है, और मैंने फिर जो है खैर बात कह देना अपना। मैडम परवीन बीबी, आप हैं यहाँ मौजूद? नो वन जी सर। जीरो। हाँ, तो आप बताएं ये जो बेस पे कंडीशन लगी हुई, अब मेरा नाम ले लेके जॉन सा है ना, जॉन पूछना है, और मैंने इतना शर्मिंदा करना है कि वो बोलने में मजबूर हो जाए। तो ए नॉट इक्वल टू वन, ये कंडीशन क्यों है यहाँ पर? सर हम्म, सर ये अगर हम x इक्वल टू ए वाई, अगर वन की पावर y ले लें तो वन की पावर। हाँ जी, पर आता है जी, डिस्कनेक्ट हो गया था। सॉरी सर, मेरी मीटिंग हाँ कोई नहीं, डिस्कनेक्ट। डिस्कनेक्ट। ठीक, अब हम कनेक्टेड है सर। जी जी। तो आप कह रहे हैं कि तो वन की पावर वाई तो एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेगा? जी, तो यहाँ पे तो लॉगरिथमिक फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा ना जो। फंक्शन होगा। इशू यही है कि वन की पावर वाई, वाई आप जो मर्जी देने आंसर वन आएगा, तो ये किस्म का कांस्टेंट जी फंक्शन बन जाएगा, लॉगरिथमिक फंक्शन नहीं रहेगा। ठीक है, जी सर। तो वो फिर उसको हमने थोड़ा कांस्टेंट फंक्शन से डिफरेंट करने के लिए कंडीशन लगाई हुई है कि ए नॉट इक्वल टू वन, और दूसरी बात बेस पॉजिटिव होगी। इसी में फिर कॉमन लॉग और नेचुरल लॉग है। आपको कॉमन लॉग और नेचुरल लॉग मालूम होना चाहिए कि बेस एक में कॉमन लॉग में 10 है, नेचुरल लॉग में ई है। ई की वैल्यू 2.714 समथिंग इस तरह से होती है। फिर हाइपरबोलिक फंक्शन है, साइन हाइपरबोलिक है, कॉस है। इनकी डोमेन रेंज को आपको पता होना चाहिए। इनके एक्सप्रेशन का, एक्सप्रेशन की फॉर्म में। फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये जो एक्सप्रेशन यहाँ दिए हुए हैं इनवर्स के, ये फार्मूला दिए हुए हैं, ये आपको याद होने चाहिए कि साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। अगर आपको ये फार्मूला याद नहीं है, अगर आपसे याद नहीं होते, तो आपको ये कुछ स्टेप्स पे ड्राइव करने आने चाहिए। ठीक है, तो ये आप उसको ड्राइव करना सीख लें, और ये मेरे हिसाब से 4 से 5 स्टेप्स में अगर आप क्विकली करें, तो इसकी जो डेरिवेशन है किसी एक की, आप 30 सेकेंड्स के अंदर कर सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है। अगर आपको नहीं आती तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको थोड़ा सा उसके हिंट दे दूंगा।
फिर जो फंक्शंस की टाइप में आ चुका है एक्सप्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन, पैरामीट्रिक फंक्शंस हैं, 3 टाइप्स हैं। इवन फंक्शन, आपको मालूम है इवन फंक्शन कैसे चेक करते हैं। इवन फंक्शन का ग्राफ भी आपको पता होना चाहिए कैसे बनता है, ठीक है। ऑड फंक्शन है। फिर जो सर कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस किए हुए हैं, यहाँ से मैं अभी आगे चल रहा हूँ। एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। कुछ क्वेश्चन जो आपको लगता है कि भाई ये हम मुझे नहीं आते तो आप उसको अटेम्प्ट करें। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है, इनवर्स ऑफ फंक्शन, कंपोजिशन है। अच्छा, कंपोजिशन में अक्सर जो क्वेश्चन आते होते हैं ये आते होते हैं कि लेट्स सपोज जो एफ और जी दो कंपोजिशन हो रही है, एफ और जी, वो कहते हैं कि लेट्स सपोज एफ एक जो है ऑब्जेक्टिव बाइजेक्टिव फंक्शन है, जी ऑन टू फंक्शन है, तो कंपोजिशन क्या होगी। ये इस तरह से मिलता जुलता क्वेश्चन आ जाता है। एक फंक्शन ऑन टू है, दूसरा वन टू वन है, तो कंपोजिशन क्या होगी, ऑन टू होगी या वन टू वन होगी। तो ये यहाँ पे तो शायद इतना एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है इस चीज़ को, लेकिन अगर आप इसको गूगल करें और कोई रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स निकालें, जैसे मुझे मिल जाएगी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो आप इसको जो है कर सकते हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने फिर जो है ऐसे करना है कि एक टास्क मैं आपको दे देता हूँ कि आपने एक पेज पे ये सारे पॉसिबिलिटीज लिखनी है कि लेट्स सपोज अगर एफ ऑन टू है, जी वन टू एन है, तो इनकी कंपोजिशन क्या होगी, एफ ऑफ जी वाली और जी ऑफ एफ वाली, वो ऑन टू बनेगी या वन टू वन बनेगी या सिंपल फंक्शन बनेगी। तो ये एक पूरा चार्ट सा आपने बनाना है, सारी पॉसिबिलिटीज लिखनी है। और मुझे जो है ना आपने कब सेंड करनी है, कल दोपहर 3 बजे के अराउंड व्हाट्सएप करनी है, ठीक हो गया। ये डॉक्यूमेंट अपने ऊपर कुछ जिम्मेदारी लेना ताकि आप कुछ ना कुछ तो करें। यस सर। तो ये आप लोगों ने मुझे कहा, मेरे क्वेश्चन की समझ आ गई है ना। यस सर। हाँ। फिर इनवर्स ऑफ फंक्शन है, ये आपको जो है ना इनवर्स ऑफ फंक्शन लेना आना चाहिए, कैसे ले सकते देते हैं। तो कभी कभार जो मैंने लास्ट लेक्चर में नोट किया था कि मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, ठीक है। इसका इनवर्स फाइंड करना है, इसका इनवर्स क्या होगा। हम्म, इसका इनवर्स मतलब ये है कि आपने इस इक्वेशन को, यहाँ पे y का एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ x दिया हुआ है, हमने x का एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ y निकालना है। तो मैं इस इक्वेशन को x के लिए सॉल्व करूँ, रिप्लेस कर। तो x इक्वल टू वाई माइनस वन, ये बिल्कुल मेरा सिंपल एग्जांपल लिया है सिर्फ आपको एक बात बताने के लिए। तो ये इनवर्स फंक्शन ये है, ठीक है। ऐसे ही है ना, जिसका ऑप्शन में सर दिया इसमें होता है। एक्सपोनेंशियल हाँ, ट्रीटमेंट करते हैं। हाँ, अब ऑप्शन में दिया होता है x प्लस वन है, लेट्स को यही है, x माइनस वन है, मिलता जुलता है, या फिर ये दिया हुआ है कि 1/2 x माइनस वन है, या नन ऑप्शन है। तो आप इसमें से कौन चूज करेंगे। x-1। x माइनस वन। अब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ये होता है कि आप यहाँ देखते हैं कि एक्सप्रेशन तो y में आ रहा है, तो ये x में हमें ऑप्शन क्यों दे रहा है। तो कोई इशू नहीं है, वो बाद रिप्लेस में कर जब देते हैं ना आपका सर इनवर्स इनवर्स जब आ गया है ना, तो आप वहाँ पे जाके x और y को इंटरचेंज कर सकते हैं, यस सर, ठीक है, रिप्लेस कर देते हैं। रिप्लेस कर देते हैं। तो वो इसमें इतना परेशान वाली बात नहीं है, तो वो रिप्लेसिंग हो सकती है, इंटरचेंजिंग हो सकती है वेरिएबल्स की, ठीक है। एक तो हम इक्वेशन सॉल्व किया, यहाँ से वो सॉल्व हो गई। अब यहाँ पर ये स्टेज पे जहाँ पहुंचे हैं, इस स्टेज पर आके हम एक्स और वाई को इंटरचेंज कर सकते हैं, तो फिर ऑप्शन आपके पास ये बनेगा, ठीक है। यस वहाँ पे कोई इतना आप लोगों ने ये सोचना नहीं है कि हम तो भाई बहुत प्रोफेशनल लेवल के लोग हैं, इन्होंने क्या बच्चों वाले ऑप्शन दे दिए हमें, वाई में आंसर आना चाहिए था, एक्स में लिख दिया, फिर आप बाहर आके ये क्लेम करते हैं। ऑप्शन में वेरिएबल ही गलत लिखा हुआ था, किसी बच्चे ने पेपर बनाया, टाइपिंग मिस्टेक है, ये है वो है, कुछ चीज़ें बाय डिफॉल्ट ट्रू होती हैं, उनको लेके चलना होता है। तो हर वक्त हम क्लेम नहीं कर सकते कि ये है या वो है। दूसरी बात, अगर आप ये क्लेम करने वाली लिस्ट से निकल आएंगे ना कि ये होना चाहिए था ये हो जाता, वो होना चाहिए था वो हो जाता, ऐसा नहीं किया वैसा नहीं किया, तो फिर आप अगर ये कहने वाले ना रहें
ये नहीं कह रहा कि आप ये कहने वाले हों, ये कहने वाले ना रहें, फिर आप कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह, वरना आप बैठे जाओ से है ना, फिर ये करते रहेंगे। ये हो जाता ना काश, जैसे कि एक पता नहीं कि मजाकिया सी बात है, एक पतला सा आदमी कहता है मैं भी पहलवान होना सी, अगर मेरे पाइया बादाम ना चोरी हो जाते। ऐसी ऐसी है ना आमिर। हाँ, वो पाइया पाइया बादाम चोरी हो गए हैं और अपना सा ना वो उसी को लेके बैठा हुआ है कि बस काश वो चोरी ना हो तो मैं पहलवान होना सी। तो ये चीजें तो क्लेम ना करें, बस आप जो सा है करते जाएं। ओके, इन्वर्स क्विकली आपको लेना आना चाहिए, फिर आप जब इन्वर्स ले लें तो आप उसको टेस्ट भी कर सकते हैं कि अगर आप उस फंक्शन को उसके इन्वर्स को उसके ओरिजिनल फंक्शन के साथ कंपोजिशन लें तो आइडेंटिटी आनी चाहिए। फिर अलजेब्राइक मेथड ये उसको करके भी दिखाया हुआ है, और इसने यहाँ खुद भी रिप्लेस कर दिया हुआ है, देखें। ठीक है, रिप्लेस वाई बाय एक्स, इस तरह से। फिर यहाँ पे थोड़ी डिस्कस किया गया, विदाउट फाइंडिंग द इनवर्स स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स वेयर दिस। ठीक है, फिर इनवर्स फाइंड किए बगैर आप बताएं कि एफ इनवर्स की डोमेन और रेंज क्या होगी। ये फंक्शन दिया हुआ है तो सिंपल है, जो एफ की रेंज होगी वो एफ इनवर्स की डोमेन बन जाएगी, जो एफ की रेंज होगी वो एफ, डोमेन होगी उसकी रेंज होगी। सही है ना। तो ये इसमें इतनी चीज़ें हैं, बहुत बहुत सिंपल चीज़ें हैं। अब आ चुका है लिमिट। लिमिट का कॉन्सेप्ट आप समझते हैं, जब लेट्स सपोज एक्स किसी वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, लिमिट वाले केस में वो इसके इक्वल तो नहीं है लेकिन उसके काफ़ी करीब है, जैसे एक्स अप्रोचेस टू जीरो मीन एक्स जो है ना क्लोज टू जीरो बट नॉट एग्जैक्टली जीरो। ये एक्स अप्रोचेस टू जीरो और एक्स इक्वल टू जीरो में थोड़ा डिफरेंस है, ये आप लोग सारे Yes, जानते हैं, इन्फिनिटी के बारे में जानते हैं। पर्टिकुलर वैल्यू को अप्रोच कर रही है तो उसका डिफरेंस नॉन जीरो होगा तो आप डिवाइड कर सकते हैं। ये कोई थोड़ा सा सर्कल के लिहाज से पॉलीगॉन की साइड्स, जितनी साइड्स आप इंक्रीज करते जाएंगे वो पॉलीगॉन सर्कल की शेप जो है ना अडॉप्ट कर लेगी। इसमें यहाँ पे ये एक्सप्लेन किया हुआ है, और फर्दर पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेशन दी हुई है, न्यूमेरिकल अप्रोच। ये लिमिट का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, आप लिमिट कॉन्सेप्ट समझते हैं बहुत अच्छे से। लिमिट ऑफ फंक्शन, प्रॉपर्टीज़ हैं, थ्योरम है, रूल्स हैं लिमिट के बारे में, वो यहाँ लिखे हुए हैं कि दो फंक्शन पे लिमिट अप्लाई हो रही है तो इंडिविजुअली लिमिट अप्लाई हो जाएगी। कांस्टेंट फंक्शन की लिमिट कांस्टेंट ही yes, होती है, पॉलिनोमियल की लिमिटिंग वैल्यू उसकी एग्जैक्ट वैल्यू के इक्वल होती है, ऐसे ही है। फिर पावर के मुताबिक कुछ रूल्स हैं। इसमें जो एक चीज़ इंपॉर्टेंट थी वो मैंने देखी थी, मैं आपको बता दूँ। अच्छा, यहाँ पे एक लिमिट दी हुई है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स एन माइनस ए एन ओवर एक्स एन माइनस ए इज इक्वल टू एन ऑफ एन टाइम ए एन पावर ए की पावर एन माइनस वन। अब इसको यहाँ प्रूव करके दिखाया है बड़े थ्योरम थ्योरम लगा के ना, इस पे आप डी एल ऑर्बिटल रूल लगाएं तो ये बन जाएगी, बन जाएगी ना, जीरो बाई जीरो फॉर्म बनती है। आप डी एल ऑर्बिटल बन रूल जाती लगाएं तो एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो एन एक्स की पावर एन माइनस वन, नीचे वन आ जाएगा। तो पीपीएससी में वो ये नहीं कहेगा कि आपने जो एफएससी में जिस मेथड से उसको सॉल्व किया था वैसे करें, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आने, वो तो सिर्फ उसने एक्सप्रेशन दिया और आंसर पूछना। तो वहाँ yes, आपको जो मेथड आता है, जो टेक्निक आती है, जो जो स्ट्रेटजीज आपके पास हैं किसी लिमिट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने की, वो लगा दें। ठीक है, अब वो लगाएं जो इजी हो आपके लिए इजी हो। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी साथ वाले भाई के लिए इजी हो, जो आपके लिए इजी है वो लगाएं, और जो टाइम सेविंग है वो लगाएं। yes, sir. ठीक है, तो आप अपनी स्ट्रेंथ के साथ जाएं, जो आपको चीज़ आती है आप उसको फिर वैसे ही लेकर चलें। ये ना कहें कि आप आखिरी दिनों में मैं ये कहूँ आपसे कि भाई इस वाले क्वेश्चन को इस मेथड से करना है आपने, नहीं, आपको जो मेथड आता है उसी से करें, ताकि आप अपने स्ट्रेंथ के साथ जाएं। आप पता नहीं, आप में से बहुत से लोग नहीं देखते होंगे मूवी, मैंने एक मूवी देखी थी, इंडियन मूवी थी, क्या नाम था उसका, चांदनी चौक टू चाइना। ठीक है, उसमें पता नहीं देखिए। हीरो, हाँ हीरो का नाम, हीरो कौन सा बॉय होता है वो, अक्षय कुमार। अक्षय कुमार। हाँ, अक्षय कुमार जो से ना वो कंफू सीखता है एक बंदे से, चाइनीज से। वो उसको काफी सारी चीजें सिखाता है, वो कहता है तुम अपनी स्ट्रेंथ से खेलो, जो तुम्हें जो रोज करते हो ना वो करो, फिर तुम उसको हरा दोगे। वो रोज क्या करता था, आटा घूमता था है,
हाँ जी, तो फिर उसी से उसको मारता है, उसी जॉनसन ट्रिक के साथ। अच्छा इसमें भी चालू। यही है, इसमें भी आप हाँ डी एल ऑर्बिटल रूल लगा के लिमिट निकाल सकते हैं। तो ये लिमिट वाले क्वेश्चन बहुत सिंपल हैं, ठीक है, यहाँ पे दिए हुए हैं, आप इनको देखें, यस बड़े आराम से कर सकते हैं। फिर लिमिट एट इन्फिनिटी, जैसे कि ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे ना एक थ्योरम होगा, जैसे ये दिया हुआ है, ठीक है, ये थ्योरम बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हमने देखना है। अब इस थ्योरम से काफी सारे क्वेश्चंस हमारे बड़े चीज सॉल्व हो जाएंगे। तो लेट पी बी अ पॉजिटिव रैशनल नंबर, पी क्या है, कोई रैशनल नंबर है पॉजिटिव, ठीक है। मतलब इफ एक्स पावर पी इज डिफाइंड, एक्स पावर पी क्या है वो डिफाइंड है, डिफाइंड। देन द लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी या नेगेटिव इन्फिनिटी, दोनों की बात कर रहा हूँ तो एक्सप्रेशन ए ओवर एक्स पावर पी वो जीरो होगा, ठीक है, चाहे एक्स पॉजिटिव को अप्रोच कर रहा है या नेगेटिव को। नेगेटिव। पी क्या है, ये रैशनल पॉजिटिव रैशनल नंबर है, 1/2 भी हो सकता है। तो इस थ्योरम के मुताबिक आप देखें कि जो लिमिट है एक्स अप्रोचेस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी 6/x⁻³ पॉजिटिव रैशनल नंबर में, 0 और 3 भी आ जाएगा, वो जीरो है। इसी तरह से लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी -5/√x। अब यहाँ थोड़ी कंफ्यूजन होती है, लोग समझते हैं कि जब माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव लेंगे हम, ठीक है ना। तो ये तो डिफाइन नहीं होना, या फिर जो है और इश्यूज होने हैं, लिमिट आएगी नहीं। तो इस थ्योरम के मुताबिक इसकी लिमिट जीरो, सही। ठीक है। तो ये अब इसका प्रूफ श्रूफ नहीं हमारे पास है, लेकिन हम इसको याद रखेंगे, जहाँ भी आपका इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाए कि डिवाइजर में एक्स की पावर कोई पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव हो नेगेटिव नहीं, नेगेटिव में तो ऊपर आ जाएगा ना डिनोमिनेटर से, तो पॉजिटिव है, तो अगर एक्स पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है या नेगेटिव को, तो वो जीरो होगा। अब कुछ मेथड फॉर एवेलुएटिंग द लिमिट एट इन्फिनिटी, इसमें रैशनल फंक्शन दिए हुए हैं कि आप किस तरह से जो है ना रैशनल फंक्शन की इन्फिनिटी पे लिमिट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें जो है ना ये कुछ रूल्स हैं कि जो आपका रैशनल फंक्शन है इसमें डोमिनेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री के लिहाज से, अगर एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी की हम बात कर रहे हैं और न्यूमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ज़्यादा है, तो आंसर आपका हमेशा इन्फिनिटी आएगा, लिमिटिंग वैल्यू। और अगर जो है ना आपके पास डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा है डिनोमिनेटर से, तो फिर जीरो आएगा। 0 और बराबर है तो फिर उसका रेशो आता है जो लीडिंग कोफिशिएंट्स हैं, ऐसे ही लीडिंग कोफिशिएंट्स का रेशो आ जाता है। अच्छा अब जहाँ पे जो एग्जांपल ये वाली की हुई है ना, ये एग्जांपल 4, इनको आप थोड़ा अंडरस्टैंड करना है कि इसमें थोड़ा बहुत ट्रिक अप्लाई किए हुए हैं। जैसे कि मैं यहाँ देखता हूँ पहला पार्ट द हेयर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हैं मोड ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स एस एक्स लेस देन जीरो, ये नेगेटिव इन्फिनिटी से जा रहा है ना, माइनस इन्फिनिटी से, तो इसलिए उसने जो है जब एक्स लेस देन जीरो है तो आपने एक्स की वैल्यू माइनस एक्स लेनी है ताकि पॉजिटिव हो जाए। डिवाइडिंग अप एंड डाउन बाय माइनस एक्स वी गेट दिस, क्योंकि इसमें नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री ऑलमोस्ट सेम है। अगर एक्स की देखी जाए तो स्क्वायर रूट जब आएगा ना एक्स स्क्वायर, वो उसको ओवरऑल डिग्री 1 बना देगा। अब डिवाइड किससे करना है, हमने इसको पता है कि माइनस एक्स से करना है, क्योंकि एक्स की वैल्यूज नेगेटिव में आ रही हैं, ताकि इसको पॉजिटिव एक्सप्रेशन बनाया जा सके जो स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा है। वो उसने 3/2 निकाली हुई है। अगर हम ये इस चीज़ को इग्नोर कर देंगे कि माइनस एक्स से डिवाइड करना है, तो फिर क्या होगा, आप में से हो सकता है कोई आंसर लिख दे -3/2। इन चीज़ों को समझते हैं ना, जी सर। ठीक है। तो इस चीज़ को आप ख्याल रखना है, इस चीज़ का लिमिट को देखना है कि पॉजिटिव इन्फिनिटी जा रही है नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ। और ये तो बहुत ही फेमस किस्म की लिमिट है ना, लिमिट जी। एन एक्स अप्रोचेस टू, अच्छा यहाँ एक्स नहीं है यहाँ एन होगा, ठीक है, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। एन अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर n इक्वल टू ई, ठीक है। और इसी को फिर जॉनसन ने यूज करते हुए कुछ डिडक्शन ऐसे ही की हुई हैं
लिमिट x approaches to 0 1 plus x की पावर 1 और x इक्वल टू नहीं। फिर फर्दर इसी को कहीं ना कहीं यूज़ करके ये तो इनकी आप हल्की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आप थोड़े से यूज टू हो जाएं। और फिर कुछ इंपॉर्टेंट लिमिट दी हुई है एक्सपेंसिव फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू ई रेज़ टू एक्स की लिमिटिंग वैल्यू इन्फिनिटी आएगी, ई रेज़ टू माइनस एक्स की ये इन्फिनिटी पर लिमिटिंग वैल्यू 1 आएगी। और ये जो दिया हुआ है ये तो डेफिनेटली फिर 0 है ए ओवर एक्स। फिर यहाँ पे वही ई की फॉर्म में आंसर आएंगे, ई की पावर की फॉर्म में ऐसा निकाले हुए हैं। तो फिर सैंडविच थ्योरम बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम। तो सैंडविच थ्योरम की स्टेटमेंट तो आपको एटलीस्ट याद होनी चाहिए जिसमें जो उसके की पॉइंट्स हैं, जैसे कि हम बहुत बात कर रहे हैं एफ जी एंड एच बी फंक्शन सच दैट एफ of x is less than g of x is less than h of x for all the numbers x in some open interval containing c except possibly at c itself। जरूरी नहीं कि फंक्शन सी पे वो डिफाइन हो, लेकिन इस बाकी इंटरवल पे जो है ना ये प्रॉपर्टी है। तो सी की लिमिटिंग वैल्यू से निकाली हुई है। सैंडविच थ्योरम आप जानते हैं, सैंडविच थ्योरम के बाद ये एक इक्वेशन दिया हुआ है लिमिट का, ये भी ऑलमोस्ट सबको ही मालूम है। तो मैं थोड़ा इसको आगे ले जाता हूँ, इसको प्रूफ छोड़ते हैं। क्वेश्चन हैं इससे रिलेवेंट एक्सरसाइज है, इससे कुछ क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा। फिर कंटिन्यूटी एंड डिस कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन के बारे में आपको मालूम है कौन सा फंक्शन कंटिन्यूअस होता है जिसकी लिमिटिंग वैल्यू उसकी फंक्शन वैल्यू पे इक्वल आ जाएगी तो वो सर कंटिन्यूअस हो जाएगा। इसमें एक हाँ जी। चीज पूछनी थी हम्म कंटिन्यूटी में। हम्म, सर रिमूवेबल कंटिन्यूटी कौन सी होती है, नॉन रिमूवेबल कंटिन्यूटी? हाँ, सही है। ये कल मैं ये देख रहा था कैलकुलस की इसी बुक में सेकंड चैप्टर में थे क्वेश्चंस कुछ थॉमस उसमें हेनी में। मैं आपको बता देता हूँ रिमूवेबल कंटिन्यूटी में ये है कि लेट सपोज आपने उसमें ये हो सकता है कि वो 0/0 फॉर्म बन रही हो ना लिमिट, अगर आप उसको लिटरली इवेलुएट करते हैं तो। लेकिन अगर आप कुछ उसके अंदर सिंप्लीफिकेशन करके, ठीक है, कुछ रैशनलाइज करके उसको उसकी लिमिट इवेलुएट कर लें, ठीक है, जैसे डी ऑर्बिटल लोड लगा कर कोई और प्रोसेस करके, वो जो डिसकंटिन्यूटी होगी वो शायद रिमूवेबल होगी। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं लेकिन है कुछ ऐसा ही। लेकिन हम जब फिर ये डेफिनेशन है मैं आपको तो आपको बोल दूं शेयर कर दूं। बोल दें आपको उसको। सर a function f has removable discontinuity at x is equal to a हम्म if पहली कंडीशन है लिमिट x approaches to a f of x exists हम्म but f is still discontinuous at x is equal to a। लिमिट एग्जिस्ट करती है but f is discontinuous at x is equal to a then it has removable। उस पे फिर ये होगा कि फंक्शन उस पॉइंट पे डिफाइन नहीं होगा, उसकी लिमिटिंग वैल्यू यूज करती होगी, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी। कि यानी कि जो जो थर्ड कंडीशन थी हमारे पास, यानी कि जो लिमिट में कंडीशन है लिमिट f of x approaches to f of x equal to f of c, वो वाली यानी कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू लिमिट के बराबर नहीं होगी। फंक्शन वैल्यू नहीं होगी वही ना उसकी, फंक्शन वैल्यू या एग्जिस्ट नहीं करती होगी या बराबर नहीं होगी, सही है। इस तरह कुछ चीज है। ठीक है सर। जी ठीक सर है, इसका मतलब तो यही बात है। बिल्कुल फिर सही है। क्राइटेरिया है लिमिट वो फंक्शन का, उसमें लेफ्ट और राइट लिमिट आप लेते हैं। ये तो लेफ्ट और राइट तब लेते हैं जब फंक्शन वन वेरिएबल है, ठीक है, एक बात है नोट कर लीजिएगा। जब फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल आएगा ना तो उसमें फिर लेफ्ट राइट नहीं होता, उसमें फिर आपका दो डायरेक्शन नहीं है। फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल के लिए दो डायरेक्शन है कि आप लेफ्ट से अप्रोच कर सकते हैं पॉइंट को या राइट से, क्योंकि आप स्ट्रेट लाइन पे हैं। जब आप प्लेन में आ गए हैं तो प्लेन में आप किसी भी पाथ से उसको अप्रोच कर सकते हैं, वो स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, वो कोई पैराबोला भी हो सकता है, वो कोई जो सा है ना लॉन्ग एक्सिस भी आप अगर जीरो को अप्रोच करना है तो कर सकते हैं। तो फिर उसमें आप आपने फिर जो सा जो पॉसिबल डायरेक्शन आप ले सकते हैं वो लेकर आपने चेक करना होता है कि हर डायरेक्शन की यहाँ से लिमिट एग्जिस्ट करती है और बराबर है। तो फंक्शन टू वेरिएबल के लिए जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा काफ़ी हार्ड है। तो उसके लिए फिर जो है कुछ थ्योरम या कुछ रिजल्ट्स बने होंगे तभी
प्रोसेस को थोड़ा सिंपल करने के लिए लिमिट चेक करनी है कि एग्जिस्ट करती है कि नहीं। पर ये चीज़ें तो आपको बहुत अच्छे से आती हैं कंटिन्यूटी के हवाले से और डिसकंटिन्यूटी के हवाले से। क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं, वही आ सकते हैं किसी को पीस वाइज फंक्शन दिया हुआ उसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करनी होगी। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल 4 है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ एंड जी एट एक्स इक्वल टू 3। बताएं कि ये फंक्शन एट जो है एफ ये कंटिन्यूस है एक्स इक्वल टू 3 पर या नहीं। तो अगर आप देखें तो देख के तो मुझे तो आइडिया हो रहा है कि है। ये फंक्शन वैल्यू 3 पे दे दिया 6 और लिमिटिंग वैल्यू इसकी मेरे ख्याल से 6 ही आएगी अगर हम कुछ सिंप्लीफिकेशन कर दें। वी एल ऑफ रूल लगा के भी आ जाएंगे। जी के बारे में मुझे नहीं मालूम है, देखा नहीं है। जी डिसकंटिन्यूस, यस ठीक है, यस तो सर। उसकी फंक्शन वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। फंक्शन वैल्यू दी नहीं होगी ना, तो आप फंक्शन वैल्यू निकालेंगे तो वो 0 बाई 0 आ जाएगी, लिमिटिंग वैल्यू है। इस तरह डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एट 3 दिया हुआ है। अब अक्सर ये होता है कि जब बात होती है कि फंक्शन जो होता है कंटिन्यूस किसी इंटरवल पे, उसका मतलब ये है कि उस इंटरवल में हर पॉइंट पे वो कंटिन्यूस होना चाहिए, ठीक है। ये अंडरस्टूड यस सी बातें हैं जो आपको मालूम है, फिर भी हम थोड़ा सा इसको लेके चल रहे हैं। ग्राफ्स हैं, ग्राफ्स एक्सपेंशन फंक्शन ग्राफ दिया हुआ है, फिर ग्राफ ऑफ एक्सपेंशन फंक्शन, ये तो ये ग्राफ और लॉगरिथमिक फंक्शन है कि आपको मालूम होना चाहिए एक्सपेंशन और लॉगरिथमिक फंक्शन ग्राफ किस तरह के होते हैं। नेचुरल लॉ का ग्राफ है, तो ये हाफ सर्कुलर ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, थोड़ा लिमिट की बात हुई तो मैं थोड़ा सा जो है कोशिश करता हूँ कि आपको थॉमस फिनी भी दिखा दूँ, यस ठीक है। हम आते हैं चैप्टर डायरेक्ट में आते हैं इसमें, चलो हम चल जाते हैं चैप्टर 2। तो अब आपने साथ साथ ये थॉमस वाली कैलकुलस भी देखनी है और साथ में चैप्टर 2 को भी देखना है, क्योंकि हम जब लिमिट पे आए हैं तो हमने कोशिश ही करनी है कि ये लिमिट वाला जो टॉपिक है ना उसको कवर करें। और आपके माइंड में ये बना लें, सेट कर लें कि अगर लिमिट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ठीक है, जब फंक्शन वन वेरिएबल की है या टू वेरिएबल की है, तो हमने उसको देख कर घबराना नहीं है, बल्कि देख के खुश होना है कि ये एक नंबर तो आ गया, ठीक है। इतने कॉन्फिडेंस से आपने जाना है, उस सिर्फ जाना ही नहीं, कॉन्फिडेंस से जाना है, तो तैयारी भी करनी है। ये ना हो गया आप कहें कि बस ठीक है सर ने ये फॉर्मूला दे दिया है कि देख के क्वेश्चन खुश हो जाना है तो क्वेश्चन हो जाएगा। तो आपको पहले मेहनत करनी होगी, तो उसके लिए आपको बस जो जो रेलिवेंट बुक्स हैं या ये बुक जो मैंने आपको रिकमेंड की है ये देख लें, या आपको और लगता है कि और बुक्स हैं वो देख लें। तो फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल के लिए इसका चैप्टर 2 है, ठीक है। फंक्शन सेवरल वेरिएबल के या मल्टी वेरिएबल के लिए इसका चैप्टर जो है ना 14 होगा मेरे ख्याल से, 14 आप उसको देखेंगे लिमिट्स के लिए, यस ठीक है, इसी बुक का, थॉमस की बुक का। अब काम जो है ना काफी सारा है, आपकी एंड पे होगा। मैं अब बताता रहूंगा ये चीजें करनी है और आपने वो करनी है, तो उससे रिलेवेंट क्वेश्चंस होंगे, ठीक हो गया। यस तो ये फिर जो है ना आप लोग उसको करें और हम लोग समझ लें कि अब कमर कस लें, मेरा कहने का मतलब ये है, और एक्टिव हो जाए। तो अब लिमिट से रिलेटेड यहाँ पे इस बुक में मैं आता हूँ थोड़ा सा, क्या चीज़ें बताएंगे जैसे कि ये लिमिट ऑफ फंक्शन एंड लिमिट लॉस, ये थोड़ा दे दी हैं। इसमें भी अगर है कि आप सारे इंट्रोडक्शन को पढ़ना शुरू कर दें, चीज़ों को पढ़ें, एक्सप्लेन हो जाएंगे आपको। ये थोड़ा सा ग्राफिकली भी एक्सप्लेन किया हुआ है, आगे कुछ फंक्शन ग्राफ बने हुए हैं। यूनिट स्टेप फंक्शन क्या होता है, यूनिट स्टेप फंक्शन जिसको आप देख सकते हैं। फिर ये वो लॉज दे दिए हैं, रूल्स दे दिए हैं जो आपने ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूँ। इसमें हो सकता है कोई थोड़े से एडवांस नहीं हो, वही है सारे, एग्जांपल्स हैं। फिर लिमिट ऑफ पॉलिनोमियल है, लिमिट ऑफ रैशनल फंक्शन है, तो उसकी लिमिटिंग वैल्यू, पॉलिनोमियल की लिमिटिंग वैल्यू एग्जैक्टली उस पॉलिनोमियल की एग्जैक्ट वैल्यू इक्वल होगी, और रैशनल्स का भी ऐसा ही है। लेकिन अगर वो 0 बाई 0 फॉर्म बन रही है तो आप उसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे। सर
और इसमें जो सैंडविच थ्योरम दे दिया यहाँ पे लिख दिया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। फिर ये थ्योरम दिया है, इफ एफ x is less than g of x for all x in some open interval containing c except possibly at x equal to c itself, the limit of f and g both exist as x approaches to free, then अगर दोनों की लिमिट अप्रोच करती है तो जो लिमिटिंग वैल्यू होगी उनमें भी वही रिलेशन होगा जो फंक्शन में रिलेशन है, यानी कि जो f की लिमिटिंग वैल्यू है वो g की लिमिटिंग वैल्यू से छोटी होगी या बराबर होगी। ये आप हो सकता है कि ये स्टेटमेंट दे दी जाए यहाँ तक, तो पूछा जाए कि भाई ये इसका क्या पॉसिबल आंसर हो सकता है, ये ऑप्शन दे दिया जाए या इससे मिलते जुलते ऑप्शन दे दिए जाए। तो आपको स्टेटमेंट तो एटलीस्ट थ्योरम की याद होनी चाहिए, पढ़ लेंगे तो फिर Yes. भूलेंगे नहीं। तो इसमें लिमिट से रिलेटेड प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ लिमिट। फिर ये जो लिमिट की डेफिनेशन दी हुई है ना, ये वही वाली जो आप करते हैं वो एप्सिलॉन डेल्टा वाली, ये वो है। Yes, sir. The two ठीक है जी। steps. हाँ, एप्सिलॉन डेल्टा के फॉर्म में पढ़ते हैं, ये वो दी हुई है। आप इससे भी कर सकते हैं, आपको ये भी आनी चाहिए। ठीक है, आप इसको भी देखें, डेफिनेशन ऑफ लिमिट। जैसे यहाँ पे ये एप्सिलॉन डेल्टा वाली फॉर्म आ गई है ना, ये डेफिनेशन भी Yes, आपको sir. पता होनी चाहिए। फिर आपको पता होना चाहिए कि यहाँ फॉर एवरी देयर एग्जिस्ट, इनसे क्या मुराद है। ठीक है, कभी बार दे फॉर वन लिखा होता है, कभी बार फॉर एवरी लिखा होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझें कि आप कोई भी एप्सिलॉन चूज करें, कोई भी जो पॉजिटिव हो उसके अगेंस्ट आपके पास एक डेल्टा होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई Delta. करेगा। फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो। Yes. ये जो फॉर एवरी जो वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन जो आगे क्लेम दिया हुआ है, अगर एस देन देयर एग्जिस्ट कोरस्पॉन्डिंग नंबर एफ डेल्टा, ये क्लेम हो गया। Yes. ठीक है, तो इसको जॉनसन ने ग्राफ के जरिए इस ग्राफ को देखें, इनको ये बुक जॉनसन ने बड़ी मेहनत से बनी हुई है, इसको बड़ी मेहनत से एक्सप्लेन किया हुआ है चीज़ों को। आपकी जो डेफिनेशन है लिमिट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो यहीं से पूरे हो जाएंगे, थोड़ा जोर लगेगा, ये हो जाएंगे। फाइंडिंग डेल्टास algebraically for given एप्सिलॉन, या आप किस तरह वो डेल्टा फाइंड करेंगे, जहाँ क्लेम तो हो गया कि हर एप्सिलॉन के लिए डेल्टा है, तो वो उसका प्रोसेस बताया किस तरह से आप फाइंड करेंगे। या फिर हाउ टू फाइंड algebraically a delta for a given f l c and epsilon। ठीक है, ये प्रोसेस बताए हुए हैं। Okay, Two steps, sir. आप इसको देखें, इस बुक में थोड़ी एडवांस चीज़ें होंगी, तो आप थोड़ा वहाँ से जब शिफ्ट करेंगे थोड़ी मुश्किल तो होगी, लेकिन जब आप सेकेंड एड से थोड़ा सा चीज़ पढ़ के यहाँ आएंगे तो बहुत सी चीज़ें आसान भी हो जाएंगी और आप बड़े आराम से चीज़ों कर लेंगे। आगे देखता हूँ फिर लिमिट, वन साइडेड लिमिट, इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है। लेफ्ट हैंड की होगी, फिर इसी तरह जो उसने ना ये थ्योरम दिया हुआ है, फंक्शन f हैज अ लिमिट as x approaches to c if and only if it has left hand and right hand limits। ठीक है, there these two one sided limit are ओके। फिर ये एक और डेफिनेशन आ गई राइट हैंड लिमिट की और लेफ्ट हैंड लिमिट की, और आगे क्या दिया हुआ है, ये फिर वो लिमिट ऑफ रेशो दे दिया हुआ है, ये तो सैंडविच थ्योरम से प्रूव है। यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूटी डिस्कस हो रही है, इसमें बहुत सारी एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगी कंटिन्यूटी से रिलेटेड। इसकी एक्सरसाइज लाजमी देखें इस बुक की, उससे आपको क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं, जो वैरायटी क्वेश्चन की है वो बहुत सारी है। सर एक सेकंड हाँ जी, ऊपर कीजिएगा, हाँ जी, ऊपर। और यस सर, और यहाँ पे एक ऊपर। सुपर, यस सर, रिमूवेबल का नाम है ऐसे ऊपर से, मेरा ख्याल है इसका नाम है था मैंने भी रिमूवेबल। यस ये रिमूवेबल लिखा हुआ है यहाँ पे कुछ। सर, जहाँ पे Yes, Discontinuity it's in removed. figure 2.440C is removable। तो कोई डेफिनेशन है इसकी प्रॉपर रिमूवल की, मैं देख लेता हूँ।
चलो मैं फिगर देख लेता हूँ कौन सी है। 2.40 नहीं सर? 2.40, 2.40 सी, यस सर। ये सी कौन सी है, ए बी सी, ये सी। हाँ उसमें जो है ना वही है, लिमिटिंग वैल्यू इसकी बना रही है, एग्जैक्ट वैल्यू 2 है, यस यानी कि लिमिटिंग वैल्यू भी एग्जिस्ट करती है और लेफ्ट और राइट लिमिट बराबर है, ठीक है इस केस यस में, सर। यानी कि लिमिट एग्जिस्ट कर गई, फंक्शन की वैल्यू भी यस है सर। लेकिन वो बराबर नहीं है। ये इसमें रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी की बात की है उसने। अगर यस आप पहली फिगर देखें तो इसमें जो डॉट, जो सॉलिड डॉट है ना, ये फंक्शन वैल्यू है, जो होलो है सर्कल टाइप, ये इसकी लिमिटिंग वैल्यू है। तो ये पहले वाली फिगर में वो लिमिटिंग वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू सेम है, दूसरी में जो है ना लिमिटिंग वैल्यू है एग्जैक्ट वैल्यू है ही नहीं, ठीक है। और तीसरी में लिमिटिंग वैल्यू भी, यानी कि लिमिट भी इससे कर रही है और फंक्शन की वैल्यू भी डिफाइन है लेकिन बराबर नहीं है। और तीस तो आखिरी वाले में ये है कि फंक्शन भी डिफाइन है लेकिन उसकी लेफ्ट और राइट लिमिट बराबर नहीं है, यस सर। ठीक है। ये इस तरह से पॉसिबिलिटीज दिखाएंगे। कंपोजिशन आ गई, कंपोजिशन से रिलेटेड लिमिट्स ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, ये चीज़ें हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम कर सकते हैं। आप उनको करें, बुक को पढ़ें और वादा करें मुझसे कि आप करेंगे। इंशाल्लाह सर। और फिर मैं, इंशाल्लाह सर जरूर। हाँ, वादा खिलाफ लोग जो होते हैं ना, वादा पूरा करने वाले नहीं जो लोग हैं, इंशाल्लाह जरूर। फिर सर उनके मैं तो इर्द, बिल्कुल नहीं करता। उनके उनके इर्द गिर्द लोग नहीं रहते, फिर अकेले हो जाते हैं। मैं नहीं चाहता कि आप नहीं अकेले सर इस मैं दुनिया में। अच्छा अब इसमें जो मेन चीज़ है जो मैंने यहाँ पे इस बुक में आया हूँ वो है एसिम्पटोट्स। सर तो ये एसिम्पटोट्स कैसे लेने हैं, आप अक्सर क्वेश्चन आता है कि आप जो है ना वर्टिकल एसिम्पटोट बताएं, ये फंक्शन दिया हुआ है इसका वर्टिकल एसिम्पटोट किस क्या होगा, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट क्या, या एसिम्पटोट्स क्या होंगे। तो ये वहाँ पे इसका टॉपिक यहाँ पे आ चुका है। पहले तो इसने लिमिट, फाइनाइट लिमिट्स एट एक्स अप्रोचिंग इन्फिनिटी की लिमिट्स को डिस्कस किया हुआ है। अब एसिम्पटोट पे मैं आ जाता हूँ, लिमिट इन्फिनिटी वाली लिमिट तो आपको पता ही है बराबर। एसिम्पटोट है क्या। थ्योरम इसमें क्या लिखा हुआ है, ऑल द लिमिट लॉज इन थ्योरम 1 आर ट्रू व्हेन वी रिप्लेस दिस of a rational function, horizontal asymptote, horizontal asymptote is the distance between the graph of function and some fixed line approaches zero as a point on the graph moves increasingly far from the origin. We say that the graph approaches the line asymptotically and that the line is a asymptote of the graph. Looking at f of x equal to 1 over x, we observe that the x-axis is an asymptote of the curve on the right पे दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला, यानी एक्स एक्सिस क्या है, asymptote है। अ, तो अच्छा ये ग्राफ की बात नहीं हो रही, ऑन द राइट, वो राइट पे आएगा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन। जी जैसे जानते हैं उसको चेक करने का प्रोसेस, डेफिनेशन क्या दी हुई है, अ लाइन y इज इक्वल टू बी, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट में आप y की वैल्यू निकालेंगे ना, y फिक्स होगा। अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहे हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर है तो y 0 है, एक्स एक्सिस से 1 यूनिट ऊपर है तो y इज इक्वल टू 1 होगा, नीचे है तो y की वैल्यू नेगेटिव होगी, क्योंकि y फिक्स कर रहे हैं। तो a line y is equal to b is a horizontal asymptote of a graph of function y is equal to f of x if either इसकी जो लिमिट है x approaches to infinity या माइनस इन्फिनिटी उस फंक्शन की, वो b के इक्वल है। ये b क्या है, ये b वो y की वैल्यू है, फिक्स वैल्यू, जो कि हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट बन गया, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट करने का चेक करने का तरीका, और जो वर्टिकल असिम्पटोट है वो तो बहुत सिंपल है। वर्टिकल असिम्पटोट में ये होगा कि जहाँ पे फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा, नीचे जो डिनोमिनेटर वाला एक्सप्रेशन है वो जहाँ पे अनडिफाइन हो जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे आपके पास
या दूसरे अल्फाज में ये कहा जाएगा, अब कई बार ये होता है कि नीचे वाला एक्सप्रेशन जीरो हो जाता है, साथ ही ऊपर वाला भी नॉमिनेटर भी जीरो हो जाता है, यानी कि जीरो बाई जीरो फॉर्म बन जाती है। लेकिन आप उसमें थोड़ी सिंप्लीफिकेशन करने के बाद फिर वो जो है ना, वो जो सिंगुलैरिटी है वो रिमूव हो जाती है। तो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कि उसकी लिमिटिंग वैल्यू ही इन्फिनिटी आए। अब मैं हॉरिजॉन्टल की डेफिनेशन नीचे दी होगी, वर्टिकल की मैं दे देता हूँ, क्या है वर्टिकल सिंपल की। आ जाएगी। एक मिनट, combined example। हाँ ये दे दी। The line x equal to a is a vertical asymptote of a graph of function y is equal to f(x) is either limit x approaches to a, यहाँ a की बात हो रही है, हॉरिजॉन्टल में वो इन्फिनिटी थी, पॉजिटिव इन्फिनिटी या नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही थी लिमिट, और उसकी लिमिटिंग वैल्यू कोई कोई नंबर आ रहा था स्पेसिफिक b। इसमें थोड़ा उल्टा यस है, ये लिमिट अप्रोच कर लिमिट अप्लाई हो रही है एक्स अप्रोचेस टू ए, पॉजिटिव से राइट से या लेफ्ट से, और फंक्शन की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी है, तो वो आपको क्या कराएगा, वर्टिकल असिम्प्टोट। जैसे आपको एग्जांपल देनी है इस फंक्शन का, तो देख के बताएं इसका वर्टिकल असिम्प्टोट क्या होगा, जहाँ पे डिनोमिनेटर जीरो हो जाए, तो एक्स इक्वल टू -4। -4। ठीक है, ये इसका वर्टिकल असिम्प्टोट है। इसका हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट है, इसका कोई हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट नहीं है मेरे ख्याल से, है क्या नहीं। हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट लेंगे कैसे आप, इस फंक्शन की लिमिट, इस फंक्शन पे लिमिट अप्लाई करेंगे एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी, एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी करने से क्या आंसर आता इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। इंफिनिटी होगा है, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी आता है। सर। इसको अगर सॉल्व करें, एक्स कॉमन ले ले हाँ ठीक है, तो ये वन। वन 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 आता है। होगा। हाँ जी तो सर। क्या y इज इक्वल टू वन, इस इस फंक्शन ग्राफ का हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट बनेगा। यस इसका ग्राफ दिया हुआ है, इसका ग्राफ मैं देखता हूँ शायद नहीं दिया हो। हाँ ये दिया हुआ है, ये रहा। सही बता रहे हैं आप, y इज इक्वल टू वन। यस सर। ठीक है, यस सर। तो हमने क्वेश्चन हो, क्वेश्चन हो किसी का नो सर। नहीं। एक तो मुझे लगता है इसको मैंने फिर आखिरी जो सेक्शन हुआ है ना हमारा, थोड़ी जो बात हुई है 10-15 मिनट की, वो रिकॉर्ड नहीं हुई। रिकॉर्ड बाकी नहीं शुरू वाली कोई तो हो गई है, दिक्कत शुरू वाली हो गई है सारी ना, वो कोई इशू नहीं है। लास्ट में तो मेरे ख्याल से मैंने थोड़ा सा ऐसी ही बातें हुई है ना। नहीं। यस चलो ठीक है फिर, कल कल मिलते हैं इंशाल्लाह, सेम टाइम पे। लोग थोड़ा इंशाल्लाह। एग्जैक्टली पूरे 8 बजे मैं इंशाल्लाह क्लास में आ जाऊंगा। सर वो असाइनमेंट आपको 3 बजे तक भी नहीं है हाँ जो आपने 3 बजे तक। बताई वो है। असाइनमेंट में ये है कि आपने जो है ना कंपोजिशन के लिए जो सब बताना है, कि अगर लेफ्ट साइड वाला यस फंक्शन वन वन टू वन है या बाइजेक्टिव है, लेफ्ट राइट वाला ऑन टू है, तो कंपोजिशन क्या बनेगी, ऑन टू बनेगी वन टू, जितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं वो आपने सर्च करके वो फिर यस एक सर। पेज पे ठीक लिखे हमसे सही सही, ठीक है, अथेंटिक हो। यस फिर सर। आप उसकी थोड़ा सा कोशिश यस करें कि उसकी उसका प्रूफ भी हो जाए, ठीक है ना। यस वो चीज़ें मिल जाएंगी आपको, थोड़ा सा यस सर। एक्सप्लोर करना पड़ेगा नेट को, तो मिल जाएंगी। एक डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएगा, वो सब पे काम आएगा आखिरी दिनों में ना। तो टेस्ट में जाने से इंशाल्लाह पहले सर। उसको देख लेंगे, और चीज़ों को जैसे कि ग्राफ मैंने आपको शेयर किया डाटा वाला, ट्रिग्नोमेट्रिक का, इसको देख लेते हैं। या कोई भी ऐसी कुछ चीज़ें होंगी ना, मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा ग्राफ के फॉर्म में, तो आप जाते हुए 1 घंटा 2 घंटा पहले ये सारी चीज़ें देख सकते हैं और रिवाइज हो जाएंगी। इसके अलावा सर अभी तक आज एक बात मैं कर दूं। हाँ आज लास्ट डेट है, जिसने अप्लाई नहीं किया वो 12 बजे तक मेहरबानी करके अप्लाई कर ले, ताकि वो बेचारे रह जाए। अच्छा सीरियसली अच्छा। अब सर काफी नेशनल बैंक में तो नहीं जा सकता इस पर। नहीं, जिनका अप्लाई हो चुके हैं, फीस जिन्होंने जमा करा दिया, कुछ का एरर आ रहा है वेबसाइट में। अच्छा इसमें तो बताता मैं हूँ अभी आपको कि पीपीएससी, मेरे नहीं लगता कि कोई इसको जो सा है जो चालान फॉर्म है, चालान फॉर्म की कॉपी तो मुझे लगता मांगने लग गई है। तो पहले तो नहीं होता था,
अगर आप कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के एक कॉपी बना सकते हैं ना, जो अपलोड कर थोड़ी ऑथेंटिक हो तो कर दें, फिर वाली जाके कर दे धुंधली करके। नहीं ऐसा भी नहीं है। नहीं धुंधली जरा सी चिकेंगे, हमारा कैमरा अच्छा नहीं था। नहीं, अब जिसने अप्लाई करना था वो कर दिया होगा। हम क्या किससे, ये सारे जो यहाँ बैठे हैं डेफिनेटली अप्लाई करके बैठे होंगे ना। बस वो एरर था इसलिए मैंने कहा शायद किसी अगर आ रहा हो तो। वो फिर उनका था मसला, ठीक कर लेंगे। हमें हमें अब जरूरी जी तो नहीं सर। कि सारा काम आखिरी दिनों में करना सर कई हमारे जैसे जो होते हैं है। ये सिर्फ तुम्हारे ऐसे नहीं, इधर भी यही एग्जाम्पल है। हम भी आखिरी दिनों में करते हैं। पोस्ट ही ऐसी है, हाँ कुछ पोस्ट ही ऐसी होती हैं कि जिन पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ने के चांसेस ऑलरेडी सर आज पता होता है। सर कल तक जो हमारी एप्लीकेंट थे मैथमेटिक्स मेल की, वो 4950 थे जो एप्लीकेंट मैथमेटिक्स के थे मेल। ये थी यानी 5000 बंदे ने अप्लाई किया था। आज पता नहीं कितने किया है। सही है, अल्लाह खैर। ठीक है। चलो जितना भी है, जिसने पास होना है, पास होने वाले तो कम ही होते हैं ना। अल्लाह ताला कामयाबी दे सर हमें मेहनत करें, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। इंशाल्लाह। ठीक है भाई, फिर अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर, थैंक यू सो मच सर। अल्लाह हाफिज।